के साथ मैं हूं अंजल सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम जहां हम खेती किसानी से संबंधित तमाम अलग अलग विषय लेकर आपके सामने होते हैं और हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो आइए जानते हैं आज किन विषय पर हम चर्चा करेंगे और आपकी कॉल्स लेंगे। आज का विषय है गाजर की खेती एवं उन्नत किस्में। साथ ही बात होगी आलू की अगैती खेती के बारे में भी। तो ये दो विषय हैं, इससे जुड़े कोई भी प्रश्न है आपके मन में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बात करें गाजर की या फिर आलू की, ये दोनों ही पोषण सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के हिसाब से आलू का अपना ही महत्व है। तो हमारे किसानों के लिए किस तरीके से खास बातें हैं जानना ज़रूरी है जिनके बारे में, ताकि वो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। आइए आपको दो टोल फ्री नंबर बता देते हैं जिसके माध्यम से आप हमें कॉल कर सकते हैं। 1800-113060, 1800-113061, टोल फ्री, यानी इन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। दो हमारे साथ मेहमान कार्यक्रम में हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर BS तोमर साहब हैं, आप संयुक्त निदेशक हैं शाकीय विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर तोमर आपका कार्यक्रम में। आप हमें जानकारी देंगे कि किस तरीके से हमारे किसान जो कि अभी गाजर की खेती करना चाहते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका वो चुनाव कर सकते हैं, सभी बातें आज हम आपको कार्यक्रम में बताएंगे। दूसरे मेहमान हमारे साथ डॉक्टर VK गुप्ता, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर गुप्ता कार्यक्रम में। और आप आलू के बारे में बताएंगे, अगैती किस्मों के बारे में, किस तरीके से आलू की अच्छी फसल हमारे किसान प्राप्त कर सकते हैं और इस वक्त किन बातों का ध्यान रखना उनके लिए ज़रूरी है, सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाजर पर। डॉक्टर तोमर, गाजर की बात करें, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि पोषण सुरक्षा के लिहाज से सब्जियां बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा अपनी जगह है, लेकिन जब तक हम पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करेंगे हम अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत नहीं होगी। और आज के समय में हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तोमर साहब, गाजर के बारे में अगर हम बात करें तो इसका क्या महत्व है और किसानों की आय के संबंध में भी थोड़ा समझाएं। देखिए, जैसा कि अंजू आपने कहा कि पोषण सुरक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है आज पूरे देश के सामने, और इसको हम अगर सुरक्षित तरीके से देखें तो हमें बागवानी फसलों का इस्तेमाल बढ़ाने की आवश्यकता है। और बागवानी फसलों में भी हम साकीय जो सब्जी फसलें हैं उनका इस्तेमाल बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम बात करते हैं आज के विषय की, जिसमें गाजर विषय पे चर्चा करेंगे आज हम, तो गाजर से हम दो प्रकार से लाभान्वित हो पाते हैं। एक तो जो हमारी ट्रॉपिकल गाजर है जिसका लाल रंग होता है जी। और लाल रंग का कारण होता है उसके अंदर लाइकोपीन होता है और प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होता है। दूसरी जो गाजर की किस्में होती है जिनको हम टेम्परेट किस्में बोलते हैं या टेम्परेट किस्मों के अंदर जो पीलापन होता है जो बीटा कैरोटीन से रिच होता है। तो बीटा कैरोटीन हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लाइकोपीन हमारी खून में लाल रक्त कणिकाओं को वृद्धि करने में, उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मददगार होता है। इस प्रकार से जो गाजर है पोषण सुरक्षा के मुद्दे नज़र रखते हुए देखें तो लाल गाजर और पीली गाजर, और साथ ही साथ एक गाजर होती है काले रंग की गाजर होती है जिसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होती है और उनका कालापन जो होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, वो भी पोषण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो गाजर को हम कुल मिलाकर के अगर देखें तो हम पूरे वर्ष गाजर को इस्तेमाल में ला सकते हैं और उसकी उपलब्धता भी अब लगभग पूरे वर्ष रहती है जी। अभी आप देखेंगे नवंबर के अंत जाते जाते अगेती जो किस्में हैं गाजर की वो बाज़ार में आनी शुरू हो जाएंगी और वो अप्रैल मध्य अगर बात करें तो मार्च या अंतिम मार्च तक फ्रेश रूप में उत्पादन उनका रहेगा। उसके बाद पीली गाजर फरवरी के मध्य से शुरू हो जाती हैं और वे मई तक चलती हैं। इसके बाद उनको निकाल करके भंडारण में रख दिया जाता है
अप्रैल के मध्य में खुदाई करके उनकी छटाई करके श्रेणीबद्ध करके उनको भंडारित किया जाता है और जैसे ही बाजार में मांग होती है भंडारों से उनको भंडारण जी बिल्कुल आपने जैसे कहा कि अब गाजर तो पूरे साल उपलब्ध होती है और ऐसे में हमारे किसान भी ये सुनिश्चित कर बाजार में इसकी उपलब्धता किस तरीके से बनी रहे, अच्छी आय भी ले सकते हैं। 3 तरह की गाजर के बारे में तोमर साहब ने बताया कि पीली गाजर, लाल गाजर और काली गाजर, सबका पोषण के लिहाज से खास स्थान है और हमारे किसान भी बाजार को पढ़ लें कि किस तरह की गाजर का ज़्यादा डिमांड है, किससे उन्हें ज़्यादा लाभ हो सकता है, उसी के अनुसार अपनी योजना बना सकते हैं। चलिए देखते हैं गाजर पर हमारी रिपोर्ट। जड़ वाली सब्जियों में गाजर का प्रमुख स्थान है। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का इंतजाम होना चाहिए। गाजर की उन्नत किस्मों की बात करें तो आप पूसा रुधिरा और पूसा आसिता की बुआई कर सकते हैं। गाजर की पूसा रुधिरा किस्म लंबी और लाल रंग की होती है। इसका आकार थोड़ा त्रिकोण होता है। आप अक्टूबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। मध्य दिसंबर में इसकी फसल तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में इससे 300 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा आसिता की बुआई भी अक्टूबर तक की जा सकती है। दिसंबर और जनवरी में ये पककर तैयार हो जाती है। इसकी बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज काफी रहते हैं। गाजर बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर यानी 3 हाथ से कुछ अधिक और पौध से पौध की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर यानी आधे से 1 हाथ के बीच होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटाश दे देना चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिनों बाद 15 किलो नाइट्रोजन और दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करे। गाजर की फसल में सर्कोस्पोरा पर्ण अंगमारी रोग का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना अच्छा रहता है। इसके अलावा गाजर पर कैरेट विविल नामक कीट के लगने की आशंका भी रहती है। बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो भी आपने गाजर पर ये रिपोर्ट देखी, कितनी तरह की गाजर हैं देखिए, और बस हमारे किसानों को ये समझना है कि कौन सी गाजर वो चुने, किसका चुनाव करें अपने क्षेत्र के अनुसार। उनके क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, उसको देखते हुए उन्हें उचित चुनाव करना है, जिसमें हमारी मदद करेंगे हमारे मेहमान डॉक्टर तोमर लगातार बने हुए। आइए अब रुक करते हैं अगले विषय की ओर। हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता जी भी हैं मोदीपुरम से। आइए उनसे हम आलू पर चर्चा करते हैं। अगैती आलू के बारे में हम बात करें, गुप्ता साहब क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि हमने जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि खाद्य सुरक्षा के लिहाज से आलू का अपना एक महत्व है, तो और बड़े पैमाने पर हमारे देश में इसकी खेती की जाती है, आप भी जानते हैं। लेकिन अगैती आलू की बात करें तो इससे किसानों को किस तरह का फ़ायदा हो सकता है और इससे जुड़ी कौन सी खास बातें जो जाननी ज़रूरी है? देखिए, आपने आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये की है कि आलू का जो महत्व है पोषण और खाद्य सुरक्षा में, वो हम सभी जानते हैं कि आलू एक ऐसी सब्जी है कि इसको या तो अकेले बनाते हैं या तो हम किसी दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर बनाते हैं। अगर हम वैज्ञानिक रूप से इसके बारे में ये देखें कि इनमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक महत्वपूर्ण स्रोत तो है। साथ ही विटामिन सी का, इसको हम साइलेंट सप्लायर माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि संतरा या दूसरे अन्य फल विटामिन सी की मात्रा बड़ी प्रचुरता में रहती है, लेकिन इसमें जो डेली रिकमेंडेड जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 35 से 37% विटामिन सी अगर हम एक सर्विंग में 100 ग्राम अगर आलू खा लेते हैं तो हम मिल जाती है। तो एक तो इसको साइलेंट सप्लायर बोला जाता है, दूसरा एक विटामिन 6 का बड़ा अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इस लिहाज से, और दूसरे पोटेशियम, केले के बाद केले में अच्छा खासा पोटेशियम होता है जो हमारे हृदय के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखता है। तो आलू में भी पोटेशियम की मात्रा अच्छी पाई जाती है, जो इस लिहाज से भी आलू खाने वाले स्वस्थ रहते हैं।
बात आती है कि अगेती फसलों के बारे में अगर देखा जाए तो साधारणतः जो आलू की फसल है वो अक्टूबर से लेके मार्च महीने तक हमारी फसल चक्र रहता है। लेकिन होता क्या है कि अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम अगेती यानी कि अक्टूबर के पहले कुछ दिनों पहले आलू लगाकर थोड़ा जल्दी आलू की खुदाई कर लेते हैं, जिससे बाजार भाव अच्छा मिल जाता है। तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखें तो अगेती आलू एक अच्छा हमारा, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारी किसानों की आय बढ़नी चाहिए, तो अगेती आलू उगाने में भी कहीं ना कहीं किसान इसमें अच्छा फायदा या मुनाफा ले सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो बाजार का अपना ही सूत्र है कि जिस चीज़ की उपलब्धता ज़्यादा होगी उसके दाम घट जाते हैं। तो हमारे किसान अगेती किस्म का चुनाव करके पहले आलू बाजार में उपलब्ध करा सकते हैं और अच्छे भाव भी ले सकते हैं। जिस वक्त बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है उस वक्त अच्छे भाव नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी अच्छी किस्में हैं जिसका चुनाव किसान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं रिपोर्ट। आलू की अगेती फसल के लिए सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक बुआई की जा सकती है। अगेती आलू की बुआई से आप ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। इसकी वजह यह है कि ये फसल 80 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। अगेती आलू की बुआई के लिए कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी कुबेर, कुफरी बहार, कुफरी सूर्या, कुफरी अशोक और अल्टीमेटम किस्में मुख्य है। आलू की खेती में तापमान भी काफी अहमियत रखता है। आलू की अगेती किस्मों की खेती के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें जैविक पदार्थ ज्यादा मात्रा में हो, अच्छी रहती है। खेत की आखिरी जुताई पर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय इस्तेमाल करें। आलू की बीज दर इसके कंद के वजन, 2 पंक्तियों के बीच की दूरी और हर पंक्ति में 2 पौधों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। प्रति कंद 10 ग्राम से 30 ग्राम तक वजन वाले आलू की रोपनी करने पर प्रति हेक्टेयर 10 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल तक आलू के कंद की जरूरत होती है। आलू की बुआई से पहले इसे उपचारित जरूर करें। आलू की बुआई करने से पहले बीज को कोल्ड स्टोरेज से निकालकर 10 से 15 दिन तक छायादार जगह में रखें। सड़े और अंकुरित नहीं हुए कंदों को अलग कर ले। खेत में उर्वरकों के इस्तेमाल के बाद ऊपरी सतह को खोदकर उसमें बीज डालें और उसके ऊपर भुरभुरी मिट्टी डाल दें। लाइनों की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखें। आलू की फसल में खाद व उर्वरक का इस्तेमाल ज्यादा होने से इसे काफी पानी की जरूरत होती है। इसलिए इसकी रुपाई के 10 दिन बाद लेकिन 20 दिन के अंदर ही पहली सिंचाई जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से अंकुरन जल्दी तो होगा ही, साथ ही प्रति पौधा कंद की संख्या भी बढ़ जाती है, जिस कारण उपज में बढ़ोतरी होती है। तो भी हमने आपको बताया कि उपज में बढ़ोतरी कैसे हो सकती है और कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका अगर ध्यान हमारे किसान रखें तो अच्छी फसल वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आपकी कॉल्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। देखिए नंबर हम लगातार नीचे फ्लैश कर रहे हैं, यहाँ से आप नंबर नोट करें और हमें कॉल करें। दोनों टोल फ्री नंबर हैं जिन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े तो एक बार फिर से आपको बता दें, हमारे आज के विषय हैं गाजर की खेती एवं उन्नत किस्में और साथ ही आलू की अगेती खेती। और सबसे पहले बात कर लेते हैं गाजर पर। तोमर साहब माफ़ कीजिएगा, एक कॉलर हैं, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, मदन कुमार जी स्वागत है आपका हेलो किसान में। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आप हमें कॉल लगा रहे हैं, बताइए सवाल क्या है। जी सवाल बताएं। जी मदन जी हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना प्रश्न बताइए। मदन जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूं। जी सवाल बताएं। मैंने कहा अभी आलू लगाना कि बरसात मौसम में? आलू के बारे में जानना चाहते हैं आप? जी क्या जानना चाहते हैं आलू के बारे में? बरसात की टाइम पे आलू लगाना मुझे। ठीक है गुप्ता साहब, हमारे दर्शक हैं मदन कुमार जी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, इनका सवाल है कि बरसात के टाइम पर ही आलू लगाना चाहते हैं। देखिए जहां से छिंदवाड़ा से जो किसान भाई हमारे बोल रहे हैं वहां पर अगेती आलू का रकबा बहुत अधिक है। तो मुझे लगता है कि जब तक देखिए आलू की रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, मूल आवश्यकताएं हैं आलू की, वो आलू जब भी
दिन का तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, रात का तापमान 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर इससे ज्यादा है तब तो एक स्पेशल जो अगर किस्मों का चुनाव किया जाए तो कुछ 2 से 4 डिग्री के अंतर में तो काम किया जा सकता है, आलू की हम वो उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल अगर तापमान ज्यादा है और रात के तापमान 20 डिग्री के ऊपर बने रहते हैं तब तो आलू का उत्पादन उस मौसम में नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ तब हो सकता है या तो हम दक्षिण भारत के जो आपका कर्नाटक और दूसरे राज्यों में जहां पर रात का तापमान खरीफ के समय में नीचे रहता है। तो किसान भाई जो मैं बताना चाहता हूं कि आपके यहाँ सितंबर या फिर अगस्त के लास्ट में बुआई हो सकती है। जी, तो सितंबर या जैसा कि बताया अगस्त के अंत में बुआई हो सकती है। छिंदवाड़ा से हमारे दर्शक थे और गाजर पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमें ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे, आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। बने रहे हेलो किसान के साथ छोटा सा ब्रेक। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं गाजर के बारे में और साथ ही अगैती आलू की खेती हमारे किसान कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं 2 विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार स्टूडियो मौजूद हैं। आपकी कॉल्स का भी हमें इंतजार है। नंबर आप नीचे से नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पर हम नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, दोनों टोल फ्री नंबर हैं। गाजर पर बात कर लेते हैं। तोमर साहब, जैसे कि अब सवाल मेरा रह गया था क्योंकि हमारे कॉलर थे, गाजर के लिए उपयुक्त समय क्या है? क्योंकि कहा जाता है कि जैसे बारिश जा रही है समझिए गाजर का समय आ गया। हमारे किसानों के लिए बहुत उपयुक्त समय होता है बुआई के लिए। तो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो क्या सही समय है ये? देखिए, जो हमारी लाल रंग की गाजर हैं जिनको हम ट्रॉपिकल कैरेट के नाम से जानते हैं, उनकी बुआई का आदर्श समय जो मुख्य फसल है उसकी 15 सितंबर से शुरू करके और हम 15 अक्टूबर के बीच में इसकी बिजाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ किस्में ऐसी भी हैं जिनकी हम बुआई उच्च तापक्रम पे भी कर सकते हैं, यानी कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में भी हम उनकी बिजाई कर सकते हैं। जैसे उसमें किस्म विशेष का चयन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। पूसा वृष्टि एक हमारी किस्म है जिसकी बुआई हम मध्य अगस्त के बाद जैसे भी मानसून की स्थिति को ध्यान में रख के हम बुआई कर सकते हैं और उसकी फसल को हम थोड़ा मुख्य फसल से तकरीबन 20 से 25 दिन पहले उसकी हम फसल को ले सकते हैं। तो बुआई का जो उपयुक्त समय है जो हमारी लाल रंग की गाजर हैं उसका 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच का जो समय है वो आदर्श समय रहता है। और जैसा आपने कहा कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो अभी उत्तर भारत में अभी सक्रिय बना हुआ है और आगे आने वाले 2-3 दिनों में संभावना है कि ये मानसून यहाँ से चला जाएगा और उसके बाद ये जो संभावना है असामयिक वर्षा की, उसकी संभावना को हम कम कर सकते हैं और किसान भाई अपने गाजर की बुआई की तैयारी कर सकते हैं। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो किसान भाई, आपने प्रारंभ में भी कहा था अंजू कि किसानों की आमदनी बढ़ाने में गाजर की खेती क्या योगदान दे सकती है। हमने अपने अनुमानों में देखा है कि 1 एकड़ में गाजर की खेती अगर हमारा किसान करता है यहाँ दिल्ली के अंदर या हरियाणा में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तो यहाँ पे हमारा औसत खर्चा जो है
15 से 18 हज़ार रुपये प्रति एकड़ आता है। और हमने देखा है कि गाजर की फसल 1 एकड़ में आप खड़ी फसल के रूप में या खुदाई करके किसान भाई कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का खेत अपना खड़ी फसल में दे सकते हैं। यानी कि 90 से 100 दिन की अवस्था में 15 से 18 हज़ार रुपये खर्च के अगर किसान को 35 हज़ार या 40 हज़ार का फसल बेचने का अवसर मिलता है, तो ये जो फासला है ये आप देख सकते हैं कि इसमें तकरीबन 25 से 1000 के आसपास प्रति एकड़ किसान भाई 90 दिन की अवस्था में इसकी आमदनी ली जा सकती है। तो ये तो बात रही गाजर से आमदनी लेने की। और कई बार तो मौसम अगर साथ देता है, बाजार साथ देता है, तो प्रति एकड़ ये मुनाफा जो है बढ़ कर के 40 से 45 हज़ार रुपये प्रति एकड़ भी हो सकता है। पिछले 3 सालों का मैं मूल्यांकन बराबर हम लोग करते रहते हैं साहकी विज्ञान संभाग में जिम्मेदारी को निभाने के लिए। हमने देखा कि दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, किसानों के खेत, खड़े खेत अक्सर बिक्री किए जाते हैं। जब तैयार हो जाती है, बाज़ार से लोग आते हैं, ग्राहक आते हैं और उसको देखते हैं, जड़ की गुणवत्ता देखते हैं, जड़ कितनी तैयार हो गई हैं, और खड़े खेत की बिक्री हो जाती है। और ऐसे में पिछले साल में 60 से 65 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों के औसत में बताना चाहता हूँ। कई बार जब बाज़ार में अधिकता आ जाती है या दूसरी फसलों का आगमन अधिक हो जाता है, तो ऐसे में बाज़ार भाव गिर के 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति एकड़ तक आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी अधिकतम 85 हज़ार या 90 हज़ार रुपये प्रति एकड़ भी जाते हैं, और लागत लगभग बराबर रहती है, यही 15 से 18 हज़ार प्रति एकड़। तो ये गाजर जो है किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। और कम समय में 95 से 100 दिन की फसल की कुल अवधि है। और अगर हम बात करें कि गाजर में दूसरी सब्जी फसलों की अपेक्षा कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी बहुत कम होता है। बिल्कुल। हमारे साथ एक दर्शक हैं, आइए हम बात कर लेते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैडम मैं राजकुमार सिंह, चंदौली जिला, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी राजकुमार जी, बताइए क्या सवाल है, क्या आप गाजर उगाना चाहते हैं? अच्छा, कहाँ से मिलेगी ये जानकारी लेना चाह रहा था। आलू की अगैती किस्म कहाँ से मिलेगी? डॉक्टर वीके गुप्ता क्या बताना चाहेंगे? ये हमारे दर्शक है चंदौली उत्तर प्रदेश से राजकुमार सिंह, आलू की अगैती किस्म चाहते हैं लगाना, कहाँ से प्राप्त हो सकती है? देखिए, हमारे संस्थान द्वारा देश भर के जितनी भी प्रदेश सरकारें हैं उनको जो प्रजनक बीज है उसकी उपलब्ध मांग के आधार पर कराई जाती है। आपको अपने जो प्रदेश में आपका जो हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है नजदीकी, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो आप एक पत्र जो है आप केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में भी लिख सकते हैं कि उपलब्धता के आधार पर आपको अगेती किस्मों का बीज दे दिया जा सकता है। जी बिल्कुल। तोमर साहब, अब गाजर पर आ जाते हैं। कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं और समय के अनुसार या फिर अलग अलग क्षेत्र के अनुसार क्या विशेष किस्में हैं जिसका हमारे किसानों को चुनाव करना चाहिए? तो उसके मानक क्या है, कैसे इसके ऊपर वो अपना फैसला बनाएं? अगर हम सब्जियों में देखें कि जो गाजर का कुल क्षेत्रफल कितना है जी, तो गाजर जड़दार फसलों में जितनी गाजर है, मूली है, चुकंदर है, सलजम है, इन चारों फसलों में गाजर का रकबा सबसे अधिक होता है। और इसमें ये प्रमुख रूप से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश या देश के और दूसरे भागों में भी इसकी खेती की जा रही है। और इससे जो है किस्मों का विशेष महत्व होता है। जैसे हमने बताया था कि पूसा वृष्टि ये अगेती बुआई के लिए किस्म है और ये नवंबर के अंतिम सप्ताह में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन हम बात करते हैं जो प्रमुख समय पे बुआई का जो मुख्य समय है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, उसमें पूसा रुधिरा एक किस्म है जो बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है और इसकी उपज क्षमता 275 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देने की है। और ये 95 से 100 दिन में इसकी जड़ें बुआई के बाद तैयार हो जाती हैं। इसकी जड़ें एकदम से लाल होती हैं और इनमें जो अंदर जो जड़ का कोर भाग होता है और गुद्दे का रंग एक जैसा होता है
तो ये इसकी विशेषता है कि इसकी जो औसत जड़ों की लंबाई है वो 25 से 30 सेंटीमीटर या इससे अधिक भी हो सकती है। वो मृदा विशेष के ऊपर भी निर्भर करता है किस प्रकार से हमारे किसान भाई अपना प्रबंधन करते हैं फसल का। लेकिन इसकी औसत जड़ का जो आकार है मैंने बताया 25 से 30 सेंटीमीटर या 32 सेंटीमीटर तक इसका हो सकता है। और ये बिल्कुल लाल रंग की होती है। इसका जो टेक्सचर होता है वो नरम होता है। इसको छीलना, काटना, गांठ भी इसमें बहुत कम होती है। इसमें गांठें भी कम होती हैं और पूरा जो भरपूर फायदा मिलता है उपभोक्ता को इसके खाने में, क्योंकि इसका जो कोर है वो लाल रंग का होता है। श्वम सेल्फ कोर कलर बोलते हैं हम उसको। अच्छा। तो इस किस्म की हम किसानों को सिफारिश करते हैं कि आप इसको लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा एक संकर किस्म भी है पूसा वसुधा, उसको भी किसान भाई अभी बिजाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसान भाइयों के मन में दो बातें आती हैं कि भाई हम पूसा रुधिरा लगाएं या पूसा वसुधा लगाएं। संकर किस्मों में अगर जो मेरा अनुभव है उत्पादन में ज़्यादा फर्क नहीं आता है, लेकिन संकर किस्मों के इस्तेमाल में जड़ों में एक रूपता और थोड़ा अर्लीनेस उसके अंदर होता है। वसुधा की बात अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें रुधिरा के साथ तो तकरीबन 10 से 12 दिन का पहले परिपक्वता का समय आता है। एक कॉलर बात कर लेते हैं। तनिष्क हैं हमारे साथ जिन्होंने कॉल किया है मध्य प्रदेश से। हेलो जी, नमस्कार, मुझे सुन पा रहे हैं तनिष्क जी? देवास मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं आप, सवाल बताइए। मैडम हम आलू की बुआई करते हैं तो उसमें सुअर की बहुत समस्या रहती है। कीड़ों की समस्या रहती है? सुअर की बहुत समस्या रहती है, उससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, जंगली सुअर की समस्या रहती है? हाँ, जंगली सुअर। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर गुप्ता क्या बताना चाहेंगे? जैसे बता रहे हैं कि जंगली सुअर की वजह से काफ़ी फसल बर्बाद हो जाती है, तो क्या किसी तरह की दूसरी फसल साथ में ले सकते हैं या फिर क्या उपाय कर सकते हैं इसको लेकर? देखिए, हम लोग जहाँ तक समझते हैं कि आपको अपने खेतों की अगर संभव हो तो बाड़ बंदी करें, या फिर बाकी ये ऐसा मामला है जिसके बारे में हमारे अनुसंधान हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आलू को सुअर से बचाने का एक ही उपाय है कि या तो उनको किसी आवाज से या फिर बाड़ बंदी करके ही उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। जी, तोमर साहब आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि कहते हैं कुछ विशेष तरह के मसाले भी उगा लेते हैं साथ में, या फिर ऐसे हर्ब्स भी अगर आप साथ में उगा लें तो कई बार जंगली जानवर जो है वो मुख्य फसल को नुकसान नहीं जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बताया अंजू, ये व्यावहारिकता तो ये है कि हमारे देश में इस प्रकार के जो जंगली जानवर हैं, आवारा पशु हैं, उनका प्रकोप खेती में तेजी से बढ़ रहा है और वो काफी नुकसान किसानों को करते हैं। करोड़ों में नुकसान हो रहा है। करोड़ों में नुकसान है। अगर उसका हम आर्थिक मूल्यांकन करें तो उसकी मात्रा बहुत बड़ी आती है, लेकिन ये एक राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है आवारा पशुओं का। जी। तो इससे एक ही समाधान है, जो स्थायी समाधान है कि अपने खेतों की बाड़ बंदी करें। जी। यही एक इसका स्थायी उपाय है। और अगर हम कवर क्रॉप की बात करें, दूसरी क्रॉप को लगाने पे, क्योंकि ये जंगली जो सुअर है ये बहुत ही बड़े आकार का है और कई बार किसान को नुकसान भी पहुंचाता है। फसल के नुकसान के साथ साथ किसान को भी नुकसान पहुंचाता है, मतलब ये हमला भी कर देता है। तो ऐसे में इनका कोई मसाले वाली फसलें लगा करके या हम दूसरी साकीय फसल लगा करके इसका बचाव करना संभव नहीं है। इसका एक ही उपाय है, खेतों की बाड़ बंदी। इसी से हमारे किसान भाई होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। जी। इलियास पठान एक दर्शक हैं जिन्होंने महाराष्ट्र से हमें कॉल किया है, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। जी इलियास साहब बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो इलियास जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो इलियास पठान जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है या फिर हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही उन तक। इलियास साहब, अगर आप टेलीविज़न से हमें देख रहे हैं तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि नेटवर्क क्षेत्र में आकर कॉल करें और फिर से फ़ोन लगाएं। जैसे आपका फ़ोन लगेगा ज़रूर आपके प्रश्नों को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो बात कर लेते हैं गाजर के बारे में। जैसे कि आपने बताया कि उचित समय चल रहा है, बिल्कुल बारिश जाने के बाद 15 सितंबर से लेकर अक्टूबर तक गाजर की बुआई हमारे किसान कर सकते हैं।
लेकिन उन्नत किस्मों के लक्षणों को किस तरीके से पहचाना जाए, क्योंकि किस्में तो आपने बता दी, लेकिन जो मान लीजिए हमारे किसान चुनाव करते हैं और किस तरह के वो मानक हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है उन्नत किस्मों के? देखिए, किस्मों के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वो कितनी अवधि में तैयार हो जाती हैं। जैसे हमने बताया कि पूसा रुधिरा ये 95 से 100 दिन में, अधिकतम 110 दिन के अंदर बुआई के बाद अपनी जड़ों को तैयार कर लेती हैं। अगर हम बात करें पूसा वसुधा की, तो पूसा वसुधा 90 से 95 दिन में जड़ों को तैयार कर लेती है। और अगर हम बात करें पूसा असिता की, जो काले रंग की होती है, उसका औसत जड़ तैयार करने का जो समय है वो लगभग 115 दिन के आसपास होता है औसत। तो एक तो गुणवत्ता ये है कि भाई आपको कितनी कम समय में कोई किस्म तैयार हो जाती है। दूसरा जो लक्षण है कि वो आप देखते हैं आजकल उत्तर भारत के जो मैदान हैं उनमें बाज़ारों के अंदर लाल गाजर की ज़्यादा मांग है, पसंद है। तो सर्दी का, जैसे हम दिसंबर से मार्च तक की हमने बात की थी, उसमें लाल रंग की गाजर बहुतायत में आती है और उसकी अधिकतम मांग भी इसी अवसर होती है, क्योंकि लाल रंग की गाजर की एक और विशेषता होती है कि इसको भंडारण करना बहुत मुश्किल है। हालांकि इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं कि जो हमारी टेम्परेट किस्म है वो भंडारण के लिए बहुत अच्छी होती है। जो पूसा की किस्में हैं, नैंटिस है, यमदाग्नि है, मेघाली है या नयन ज्योति है, या और प्राइवेट क्षेत्र के भी ऑरेंज रंग की जो कैरेट हैं उसके किस्मों का या संकर किस्मों का बाज़ारों में बीज उपलब्ध रहता है, उसको भी किसान भाई अपना सकते हैं। तो उनका भंडारण अक्षमता अधिक होती है। अगर किसान भाई गाजर का उत्पादन भंडारण के दृष्टिकोण से करता है तो उसको जो हमारी टेम्परेट किस्में हैं, ऑरेंज रंग की किस्में हैं, उनका उत्पादन करना होगा। अगर आपको सीधे बाजार में बेचना है या आपने हलवा बनाना है या उसका अचार बनाना है, हालांकि अचार लाल और पीली दोनों गाजर का बनाया जा सकता है, लेकिन जूस के लिए और आपको सब्जी के लिए या सलाद के लिए या अचार के लिए हम लाल रंग की गाजर का ज़्यादा पसंद किया जाता है बाज़ारों में, या उपभोक्ता ज़्यादा पसंद करता है। जी बिल्कुल। और हम देखते हुए कि लाल रंग की गाजर का जो उपयोग है वो भी ज़्यादा होता है, उपभोक्ता उसे पसंद भी करते हैं और उसकी मांग भी ज़्यादा रहती है। इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पे वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा। आप अपनी कॉल्स के साथ तैयार रहेगा। मुलाकात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही
भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं गाजर की उन्नत किस्मों के बारे में और साथ ही हमारे किसान कैसे आलू की अगैती खेती कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं आपकी कॉल्स के जवाब देने के लिए, और ऐसे कॉलर जुड़ रहे हैं जिन्होंने कॉल किया है। भारत सिंह जी हैं फोन लाइन पर। हेलो भारत सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी नमस्कार। नमस्कार भारत सिंह जी, उत्तराखंड से बात कर रहे हैं आप, पौड़ी गढ़वाल से। बताइए सवाल क्या है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी हम सुन रहे हैं भारत जी, सवाल बताएं आप अपना। हाँ जी, मैं गाजर से रिलेटेड सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब जी। पूछिए, बिल्कुल पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का रहने वाला जी। हमारा जून के जब मानसून आते हैं ना सर जी, तो जब मानसून स्टार्ट हो जाते हैं हमारे जी फर्स्ट वीक ऑफ जून में, तो सर हमारा टेम्परेचर है ना सर। जी तोमर साहब सुन रहे हैं आपको, अपना सवाल पूरा कीजिए। आप प्रश्न पूरा करिए भारत सिंह जी। भारत जी अपना सवाल पूरा कीजिए। सुन पा रहे हैं आप मुझे सिंह साहब? भारत जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क टूट गया। आप बता दीजिए वहाँ पर जी, आपको क्या भारत सिंह जी की बात समझ पा रहा हूँ। वो चाहते हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि जून में जब बारिश आती है पहले सप्ताह में, और मुझे लगता है वो तब तापक्रम कम होता है, तो वो गाजर की बिजाई उस समय करना चाहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में गाजर की बुआई करना संभव नहीं है, विशेष करके जब वर्षा का मौसम है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जो वर्षा की तीव्रता होती है, उसकी सघनता होती है, वो बहुत अधिक होती है। जी। और उसमें मेड़ों के बहाव में या बीजों के बहाव में या फसल को नुकसान होने की संभावना रहती है। तो हम सिफारिश नहीं करते कि किसान भाई पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में वर्षा के मौसम में गाजर की बिजाई करें। गाजर की बिजाई अगर आपको करनी है तो आप जो हमारी पीली गाजर की किस्में हैं, नैंटिस है, यमदाग्नि है, नयन ज्योति एक संकर किस्म है, या मेघाली है, इन किस्मों की बिजाई आप पर्वतीय क्षेत्रों में कर सकते हैं और इनका जड़ उत्पादन आप सफलतापूर्वक ले सकते हैं। जी, अब चलिए आलू पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुप्ता, जलवायु के संदर्भ में आपसे जानना चाहूँगी, जो किसान आलू की फसल लेना चाहते हैं, जलवायु को लेकर उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर अलग अलग जलवायु के अनुसार भी कुछ बातें हैं जिसे आलू के संदर्भ में हम समझना चाहें? जी अंजू जी, देखिए क्या है, आलू हम सब जानते हैं कि ये ठंडे जगह की फसल है। यहाँ पे ठंड या ठंडियों के मौसम में होने वाली फसल है। लेकिन हमारे जो उत्तर भारत या ऐसी जगह जहाँ पर तापमान ऐसे जो दिन के तापमान लगभग जो है 30 से 35 डिग्री के नीचे हों और रात के तापमान 15 से 20 डिग्री के आसपास रहें, तो ऐसी जगह पर आलू की खेती की जा सकती है। लेकिन अगर हम अगेती फसल की जब बात करते हैं, तो अगेती फसल में दिन के तापमान में हम 2 से 4 डिग्री का इजाफा कर सकते हैं। अगर उस समय 2 से 4 डिग्री दिन के तापमान है और रात के तापमान 22 से 24 डिग्री के आसपास रहते हैं, तब हम इस सही किस्मों का चुनाव कर अगेती फसल उगा सकते हैं। अगर मैं किस्मों के बारे में आपके इसी सवाल के क्रम में आगे ये बढ़ाऊं कि जो हमारी अगेती किस्में हैं, उनमें एक खासियत ये होनी चाहिए कि उनमें कंद बनने की प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ होनी चाहिए और वो कम समय में पककर तैयार हो जाए। तो ये ऐसी किस्मों का चुनाव हम कर सकते हैं और ऐसी किस्में हमारे जो उत्तर भारत, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं, वो पूरी बहार हमारी एक किस्म है जो लगभग हमारे प्रदेश के 40% एरिया में उगाई जाती रही है और अभी भी उगाई जा रही है। कुफरी पुखराज है और खासकर अगेती फसल के लिए हमारी कुछ किस्में इजाद हुई हैं, जैसे कुफरी सूर्या है,
अधिक तापमान पर इनमें कंद बनने की प्रक्रिया जारी रहती है। इसमें अगर हम दूसरी किस्मों से हम इनकी तुलना, शायद हमारा संपर्क टूट गया है डॉक्टर गुप्ता से, हम फिर से बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर हैं मोहम्मद इलियास, इन्होंने कॉल किया था कुछ दिन पहले, माफ़ कीजिएगा, इलियास पठान साहब हैं महाराष्ट्र से। जी पठान साहब, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? हेलो, इलियास पठान साहब हमारे साथ हैं हिंगोली महाराष्ट्र से, सवाल बताइए। हाँ हेलो मैडम। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, सवाल बताएं। मैडम, मुझे गांजर के बारे में जानकारी चाहिए। जब गांजर अपन लगाते हैं ना मैम, तो फीका हो जाता है, इसके फीका होने, मीठा होने के लिए गांजर के लिए क्या उपाय है मैम? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका इलियास पठान साहब। गाजर में मिठास लाने के लिए दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक तो गाजर में मिठास लाने के लिए एक तो निम्न तापक्रम की आवश्यकता होती है, और दूसरी जो है उसमें उर्वरक प्रबंधन में आपको पोटेशियम का इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। अब आप महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में हैं, वहाँ पे सर्दी के मौसम में अगर आप बिजाई करते हैं अभी सितंबर के माह में या सितंबर के अंत में, तो आपके यहाँ तापक्रम बहुत कम नहीं होता है। हालांकि दिन का तापक्रम आपके यहाँ बहुत अच्छा होता है, आपके यहाँ पाला नहीं गिरता, धुंध नहीं आती है। इसके कारण क्योंकि आपके यहाँ तापक्रम कम रहता है, इसलिए उसमें कन्वर्जन जो होता है वो ग्लूकोज में वो नहीं हो पाता है, और इसलिए आपकी जो गाजर है वो थोड़ी सख्त और कम मीठी होती है। दूसरी बात है, हम पोटेशियम उर्वरकों का इस्तेमाल करना, जो जितनी भी जड़दार फसलें हैं, चाहे वो आलू हो, चाहे आपकी मूली हो, गाजर हो, सलजम हो, चुकंदर हो, इन सब में पोटेशियम उर्वरक का इस्तेमाल आवश्यक है, क्योंकि ये जड़ों की गुणवत्ता को, उनके रंग रूप को निखारने में, बढ़ाने में मददगार होता है। इसलिए हम ये सिफारिश करते हैं किसान भाई 1 हेक्टेयर में कम से कम 50 से 60 किलोग्राम पोटेशियम का इस्तेमाल अवश्य करें। जी जी। और इसके साथ साथ जो मिट्टी है, मिट्टी भी कार्बनिक तत्वों से संपूर्ण होनी चाहिए। प्रचुर मात्रा में कार्बनिक तत्व जमीन के अंदर होना चाहिए। अगर जमीन के अंदर कार्बनिक तत्व कम होता है तो इस प्रकार से भी जड़ों के रंग एवं मिठास में नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जी, अब बात कर रहे थे आलू पर। डॉक्टर गुप्ता, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने अभी जलवायु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, अब हम जानना चाहेंगे मिट्टी का चुनाव किस तरीके से करें आलू के लिए। क्या मिट्टी को लेकर भी कुछ विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना उचित रहता है? आलू की जो कंद हैं जमीन के अंदर बनते हैं जी, और आलू में हवा का आवागमन भी, ऐसी जमीन जिसमें हवा का आवागमन भी अच्छा हो, तो हमारी जो बलुई दोमट मिट्टी है वो आलू के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। उसका कारण एक और है कि जल निकासी के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है, तो पानी भी खड़ा खेत में नहीं होगा। जी ठीक है। अब बात आती है अगेती फसल के दौरान हम आलू को किस्मों का चुनाव पर हम बात कर रहे थे, तो किस्में हमारी जो ऊपरी सूर्या है वो अधिक तापमान पर जो है कंद बनने की प्रक्रिया जारी रहती है। अभी हाल ही में हमारी एक किस्म का अनुमोदन हुआ है कुफरी किरण, जो अधिक तापमान पर कंद बनाने की प्रक्रिया उनमें जारी रहती है, और ये आंध्र प्रदेश तक के लिए भी इसका जो है अनुमोदन हुआ है। तो एक तो ये किस्में हो गई, और आप ये मृदा हो गई, और इसके बाद बीज का प्रबंधन बहुत अगेती फसल में बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाई, हमारे पूरे देश के किसान भाई आलू को ये मानते हैं कि आलू को हम काट कर भी लगा सकते हैं, लेकिन जहां पर तापमान अधिक हो और आलू को काट कर लगाने की अगर उनको लगता है कि लगाना है, तो ये बिल्कुल ही गलत उनके लिए होगा, क्योंकि आलू अधिक तापमान
जमीन का तापमान जब ज्यादा होता है तो कटा हुआ आलू जल्दी सड़ जाता है। जी 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 बिल्कुल। उसके लिए आलू को साबुत आलू की बुआई करें, अंकुरित आलू की बुआई करें। कोल्ड स्टोर से जब भी निकाले आलू तो 10 से 12 दिन पहले निकालें। जी बिल्कुल, ये कुछ बातें और भी है कि जो कोल्ड स्टोर से आप बीज लेते हैं, जो आलू लेते हैं, उसको किस तरीके से आप तैयार करें, वहाँ भी कई बार हमारे किसानों से गलती हो जाती है, फिर जानकारी का अभाव रहता है। तो इसके बारे में डॉक्टर गुप्ता और आपसे विस्तार से बात करूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी है। आज हम बात करें गाजर और आलू पर। छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में। तो अगर अभी तक आपने हमें कॉल नहीं लगाया तो ज़रूर हमें कॉल लगाएं, अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। नंबर देखिए हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, दोनों टोल फ्री नंबर हैं। एक कॉलर है, आइए हम बात कर लेते हैं उनसे। शुभम है जिन्होंने हमें फ़ोन किया है। हेलो 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 जी नमस्कार शुभम जी, बताइए सवाल क्या है आपका? जी मैडम, हमारा सवाल ये है कि ज़्यादातर आलू किस मिट्टी में उपाय होते हैं? जी अभी कुछ बातें हमें डॉक्टर गुप्ता ने बताई हैं, लेकिन आपके लिए हम फिर से दोहरा देते हैं। डॉक्टर गुप्ता ये जानना चाहते हैं कि आलू के लिए उचित मिट्टी किस तरह की होती है? आलू के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे उचित होती है और उसमें कोई भी जो भी आप आलू का खेत का चुनाव कर रहे हैं वहां पर पानी नहीं लगना चाहिए। और अगर आप संभव हो सके तो आलू जी आपने खेत की जांच करवाकर उसमें सही उर्वरकों का प्रयोग कर आलू का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर तोमर से। डॉक्टर तोमर, जैसे कि आप कुछ बातें बता रहे थे कि किस्मों के लक्षण क्या हैं, इसके अलावा मैं आपसे अब गाजर के संदर्भ में जानना चाहूँगी कि किस तरह की मिट्टी में गाजर की अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है। क्या लवणीय मिट्टी जो होती है उसमें भी गाजर की खेती कर सकते हैं किसान? देखिए, गाजर की खेती के लिए जिस प्रकार से गुप्ता जी ने बताया कि आलू के लिए बलुई दोमट या दोमट किस्म की मिट्टी अच्छी रहती है, ठीक उसी प्रकार से गाजर के बेहतर उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता की जड़ों के लिए बलुई दोमट या दोमट किस्म की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। और खेत की मिट्टी में कार्बनिक तत्व प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो मिट्टी की अगर आपने जांच कराई है, क्योंकि किसान भाई अपनी मृदा की समय समय पे जांच कराते रहते हैं और उसमें कार्बनिक तत्व या अपने जो पोषक तत्व हैं उनकी जानकारी अपने पास रखते हैं, ऐसे में आप प्रचुर मात्रा में गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद खेत में तकरीबन 15 से 20 दिन पहले 10 से 15 गाड़ी प्रति हेक्टेयर के
दर से उसमें मिला सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखने की ये है कि आप बुआई करने से पहले खेत की प्लेवा करें। प्लेवा करके जब वो जुताई के लिए आ जाए, कंडीशन में आ जाए, तब आप 2 बार डिस्क चलाएं और डिस्क चला करके फिर उसमें कल्टीवेटर चलाएं या रोटावेटर चलाएं, मिट्टी को भुरभुरा बना लें, ढेले ना रहने दें और उसके बाद मेड़ों का निर्माण करें। गाजर की बुआई 2 प्रकार से हमारे किसान भाई करते हैं। एक तो मेड़ों के ऊपर बीज हाथ से बुआई करते हैं, या आजकल मशीन के द्वारा बुआई करने का भी प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिससे किसान को मेड़ बनाने के साथ साथ बुआई भी हो जाती है। इससे दोनों प्रक्रियाएं एक ही बार में हो जाती हैं जी। और ऐसे में बीज की मात्रा भी कम लगती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि बीज का जमाव बहुत अधिक होना चाहिए। अगर आपका बीज का जमाव 90% से कम है तो उसको मशीन से बुआई करने में आपको सुगमता रहेगी। अगर कम है तो आपको, जैसे हमारे भारतीय मानक हैं उनके हिसाब से जो हमारे गाजर के 70% मानक हैं जी, तो 70% मानकता का अगर बीज है उसको हम मशीन से बुआई के लिए सिफारिश नहीं करते, क्योंकि उसमें फिर कहीं ना कहीं पौधे की संख्या कम हो जाती है जी। चलिए, इसी तरह का सवाल मेरा आलू के लिए भी है। डॉक्टर गुप्ता, आलू में आप क्या कहेंगे, बीज दर क्या होनी चाहिए? और जैसा कि ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि बीज तैयार कैसे, जो कोल्ड स्टोरेज से आलू लेकर आते हैं बीज के तौर पर, उसको किस तरीके से हम तैयार करें, अंकुरित कैसे करें? क्योंकि कई बार अंकुरित ना करने की वजह से भी हमारे किसानों का 10-12 दिन ज़ाया हो जाता है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक स्टेप है हमारे आलू की खेती के लिए कि आलू को समय पर, यानी कि 10 से 12 दिन पहले अगर आप कोल्ड स्टोर से निकालकर छायादार स्थान पर और मध्यम रोशनी में अगर इसको फैला कर रख देते हैं तो आलू के कल्ले अच्छे निकलते हैं और उन अंकुरित आलूओं को ही खेत में पलेवा करने के उपरांत बुआई करनी चाहिए। मैं 1-2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं आलू में जो शायद मुझे लगता है कि इनको अगर हम चर्चा कर लेंगे तो किसान भाइयों को एक कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। एक तो ये कि किस्मों का चुनाव करते समय बहुत ही उनको ध्यान देने की जरूरत है कि अगेती, जब किसान भाई बात करते हैं कि अगेती किस्में चाहिए तो किस्मों का नाम उनको जरूर मालूम होना चाहिए कि कौन सी किस्म अगेती के लिए। तो मैं आपको जल्दी ही एक सरसरी तौर पर ये बताना चाहूंगा। कुफरी बहार एक किस्म है, कुफरी पुखराज है, ये 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। कुफरी सूर्या है जो 75 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। कुफरी ख्याति है जो 75 से 90 दिन लेती है। अभी हाल ही में हमने पोषण सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा की जो बात कर रहे थे, हमारे संस्थान द्वारा एक कुफरी नीलकंठ जो बैगनी छिलके की और कैरोटीन की मात्रा उसमें अधिक है, उस किस्म का भी जो है अनुमोदन हुआ है और ये किस्म भी बड़े जल्दी समय में तैयार हो जाती है। कुफरी किरण है, हम सभी लोगों ने इसके बारे में अभी चर्चा भी की है। ये किस्म के बाद जो महत्वपूर्ण बात आती है अगेती फसल में, वो आती है फसल सुरक्षा की। और फसल सुरक्षा में एक कीट है फुदका जो सबसे ज्यादा डैमेज करता है फसल को। तो फसल सुरक्षा में हमें इमिडाक्लोप्रिड नाम की जो दवा है, या तो उसका छिड़काव 3 ml प्रति 10 लीटर पानी में करना है। और अगर किसान भाई को 2-3 बीमारियों को एक साथ कंट्रोल करना है, एक माइट की मकड़ी है, मकड़ी वो भी नुकसान पहुंचाती है और व्हाइट फ्लाई भी आ जाती है कहीं तो एक साथ जो है कंट्रोल करती है स्पाइरोमेसिफेन नाम की दवा। तो ये भी 3 से 4 ml प्रति 10 लीटर पानी में लेते हैं। और अगर किसान भाई अपने भौतिक संसाधनों के माध्यम से अगर इनका कंट्रोल करना चाहता है माइट का, मकड़ी का, तो वेटेबल सल्फर होता है, उस गंधक को 30 ग्राम जो है प्रति 10 लीटर पानी में लेकर छिड़काव कर सकते हैं और फसल को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई और चलते चलते आपने ये भी बता दिया कि किस तरीके की समस्या जो कीट लग सकते हैं आपके फसलों में, उसको लेकर हमारे किसानों को सचेत रहने की ज़रूरत होती है, कैसे उसका निवारण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, दर्शकों की कॉल्स का जवाब देने के लिए और आज के विषय पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। आपका भी डॉक्टर तोमर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में आपने भी हिस्सा लिया, कॉलर्स के जवाब दिए।
इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता देते हैं कि कल का हमारा विषय क्या है, जिससे जुड़े हुए कल हमारे विशेषज्ञ होंगे। ब्यात के समय पशुओं में होने वाली बीमारियां एवं रोकथाम और मत्स्य पालन से संबंधित केंद्र सरकार की योजनाएं, 2 विषय होंगे कल। इससे जुड़े विशेषज्ञ भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कल भी हम आपकी कॉल्स लेंगे, तो अपने प्रश्न आप तैयार रखें। अगर आपके कोई प्रश्न है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें एडवांस में भेज सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर। अपने सुझाव या फिर किसी प्रश्न को आप चाहते हैं हम शामिल करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से आप हमसे जुड़िए। फेसबुक पर जाएँ, सर्च में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, जिसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैसेंजर के माध्यम से या फिर वॉल पर अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। और आइए एक और आसान तरीका बता देते हैं। हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-1130-60, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और जाते जाते एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि अब आप हमारे सभी कार्यक्रम डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हेलो किसान को देखने के लिए इस QR कोड को अभी आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और आप सीधे पहुंच जाएंगे यूट्यूब पर हमारे हेलो किसान कार्यक्रम पर। इसके साथ ही आप हमारे पुराने कार्यक्रम भी देख सकते हैं। जो भी आपको जानकारी हासिल करनी होती है वो आप हमारे इन कार्यक्रमों के माध्यम से कर सकते हैं। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।